व्यूअर्स, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका कश्मीर 360 डिग्रीज के नए एपिसोड पर। आज हमारे साथ मौजूद है जहाक तनवीर साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में गुजारा है। हालांकि वाबस्तगी भारत से ही रखते हैं। इन्होंने ये वैसे तो आईटी की तालीम हासिल की है, मगर एक सहाफत का जज्बा था इनमें, जिसके तहत इन्होंने इंग्लैंड में मिल क्रॉनिकल्स नाम की एक न्यूज एजेंसी भी बतौर सीईओ और एडिटर के उसका आगाज किया। इन्होंने कई स्तरों पर जो इस्लाम के नाम का मिसयूज होता है दहशतगर्दी दुनिया में बढ़ाने के लिए, उसका खुलासा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जहाक साहब, जो आपने वक्त निकाला और हमारे शो पर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया याना जी कि आपने आपके इस प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया है। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। जी जहाक, ये बताइए, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में ही रहते हैं, इस वक्त भी वही मौजूद हैं, और उस खित्ते में एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है कतार। अब कतार का जो है इंडिया को लेके हमेशा दो मुई, या आप कह सकते हैं डबल साइडेड डिप्लोमेसी या पॉलिसी क्यों रहती है? एक तरफ जो है कतार हर कदम पर अपने अल जजीरा, जो जो कतार ने खुद जिसकी सरपरस्ती की है, एक एक तरफी न्यूज मीडिया अल जजीरा, जो हमेशा भारत पर उंगली उठाती है, उसकी सरपरस्ती करता है कतार। और दूसरी तरफ यही कतार जो सियासी मुखालिफ की हिमायत करता है इंडिया में, वही कतार अडानी ग्रीन में उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी करता है। तो ये किस तरह की डबल साइडेड पॉलिसी है? देखिए याना जी, ये कतर की सिर्फ इंडिया के लिए डबल साइडेड पॉलिसी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया कतर की इस डबल स्टैंडर्ड से परेशान है। कतर में सबसे बड़ा यूएस बेस है, अल उबैद यूएस बेस, ठीक है। हम्म। एट द सेम टाइम कतर में हमास और तालिबान के ऑफिसेस भी हैं। अच्छा। कतर अदानी ग्रीन में इन्वेस्टमेंट तो करता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि कतर ने अल जजीरा को फुल हैंड यानी कि फ्रीडम दिया है कि वो इंडिया को अटैक करता रहे। हम्म। ये कतर की डबल स्टैंडर्ड्स रही है। यहाँ मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि कतर, जैसे कि यूजुअली एक टर्म यूज होता है, यूजफुल इडियट्स। यानी कि यूजफुल इडियट्स वो लोग होते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, जिनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, जिनके कोई वैल्यूज नहीं होते, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो पैसों के लिए कहीं भी ये डेल्व हो जाएंगे, कहीं भी ये मुड़ जाएंगे। अब कतर का अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, इसराइल के साथ कतर ने, इसराइली इंटेलिजेंस के साथ कतर ने जो है जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस किए हैं। फिर उसके साथ साथ जो है ये इंडिया के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाता है कि इंडिया के जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, इन्होंने जो है इसराइली इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इन्होंने कतर की इंफॉर्मेशन लीक की है, जबकि कतर खुद जो है जॉइंट ऑपरेशंस कर चुका है इसराइल के साथ। अब आप देखें, अरब स्प्रिंग के टाइम पर आप देख लीजिए, डबल डबल स्टैंडर्ड्स कतर के रहे हैं। इराक के ऊपर जब अटैक हुआ था तो अमेरिका को एयरबेस देने वाला कतर था। ईरान के साथ कतर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि सुलेमानी को मारने में कतर ने खुद जो है अपना एयरबेस दिया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को। तो बेसिकली हम्म। कतर ऐसा है कि कतर वेस्ट जो किसी है का नहीं कतर है। को, हाँ वेस्ट जो है कतर को सिर्फ एज एन एटीएम यूज करता है। कि मिडिल ईस्ट में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है। अरब स्प्रिंग रूस आप पढ़ लीजिए, जो जॉन रसमांडो की बुक है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कतर ये सीआईए का या फिर अमेरिका का या वेस्टर्न एजेंसीज का एटीएम है। कि जब जब हम्म। उनको किसी कंट्री के खिलाफ में प्रोपेगेंडा करना है या फिर जो है मोबिलाइजेशन करना है, तो वो कतर को यूज करते हैं बीच में हम्म। एज ए मीडिएटर या थर्ड पार्टी। तो कतर का हम्म। कोई अस्तित्व कह लीजिए या कोई एग्जिस्टेंस अपना खुद का नहीं है, ये एज ए यूजफुल ईडियट है जो हम्म। किसी के लिए भी ये इस्तेमाल हो जाता है। जी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर बात करें तो आपने एक चीज का जिक्र किया। हमारे जो पूर्व भारतीय नौसेना के जो कर्मी हैं, जो वहां पर काम कर रहे थे, इसका आपने जिक्र किया। उन पर डेथ पेनल्टी की सेंटेंस की गई, फांसी की सजा उनके लिए सुनाई गई, वो भी बिना जी किसी तफसीली जांच के। या ये कह सकते हैं कि कोई भी तफसीली जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं गई भारतीय गवर्नमेंट को, और जी इन भारतीय सिटीजन्स को जो है इस तरह से फांसी की सजा सुना दी गई। और बार बार जो है इनकी अपील, बेल की अपील को खारिज किया जाता है, इनकी हिरासत बढ़ा दी जाती है बिना किसी जांच रिपोर्ट के।
तो क्या मतलब ये, अगर ये फांसी हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि कतार को किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, अगर हम बात कर रहे हैं तो? देखिए, चुनौती का तो लाजिमन सामना करना पड़ेगा। वैसे इस चीज़ में ऐसा है कि इस तरह के केसेस पास्ट में भी हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, स्पियोनाज और इस तरह के केसेस होते हैं कि इस कंट्री में रहते हुए आप दूसरी कंट्री के इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस कंट्री की इंफॉर्मेशन को आप लीक करते हैं। इस तरह के केसेस बहुत हुए हैं। मगर मौत यानी कि डेथ पेनल्टी देना, ये तो मतलब किसी ने इसका ज्यादती हो अंदाजा गई। नहीं लगाया था, ज्यादती है। हाँ। तो अब यहाँ पर मसला ऐसा है कि कतर ने इसकी किसी भी किस्म की डिटेल नहीं दी है, और जहाँ तक मेरे मालूमात हैं और मेरे सोर्सेस से जो मैंने मालूम किया है, वो यही है कि कतर के किसी कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया है, लोअर कोर्ट कह लीजिए, यानी कि फर्स्ट कतर इंस्टेंस के कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये केस ऊपर भी जाएगा और जो है इसके ऊपर डिस्कशंस होंगे। पर एट द सेम टाइम हमको ये भी समझना चाहिए कि अब ये क्यों निकाला गया। ये तो पिछले 1 साल से मसला चल रहा था, पिछले अगस्त से ये तकरीबन मसला चल रहा है कि कतर की जो नेवी की इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने जो है इसराइल को बेची है, या उनको, उनके लिए ये लोग काम करते थे, 8 नेवल ऑफिसर्स। मगर अब ये क्यों हुआ है? तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जैसे कि एरिना सुकरमन है और क्रिस ब्लैकबर्न है, तो इन लोगों ने बात बताई है कि कतर हम्म। यहाँ पर होस्टेज डिप्लोमेसी की गेम खेल रहा है इंडिया के खिलाफ में। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं कि इनको रखकर एज ए लेवरेज यूज करना चाहते हैं इंडिया के इंडिया के खिलाफ में, जो है ये लोग जो है ना कुछ साजिशें करना चाहते हैं, फिर इंडिया को झुकाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम हम्म। एक और चीज़ यहाँ पे समझने की वो ये है कि हाइफा पोर्ट जो है, ये अदनी इसको ओन करते हैं, ठीक है, गौतम अदनी इसको ओन करते हैं, इसराइल का हाइफा पोर्ट। अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है, इसके अंदर अदनी इसको चूंकि ओन करते हैं, और अदनी ग्रीन में जो है कतर के भी शेयर्स है, और कतर भी कैसे? इसको पार्शली ओन करता है। तो जितना इंडिया का इन्फ्लुएंस कम होगा ऐसे पोर्ट्स पर, तो ऑब्वियसली कतर का जो है कतार का उसके इन्फ्लुएंस अंदर पड़ेगा। इन्फ्लुएंस हम्म। बढ़ेगा। तो आप गौर करिए इस चीज़ को, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया के खिलाफ चलाई जा रही हैं, जिसमें रवीश कुमार को बताया जा रहा है, लेफ्टिस्ट को उसके अंदर कवरेज दी जा रही है, हिंडनबर्ग को जो है कतर पुश कर रहा बढ़ावा है। दिया जा रहा है जी, जी, अडानी ग्रुप को ग्रिगोरी, गिराने की पूरी कोशिश की गई थी। हाँ अच्छा, ये बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये भी, इसकी सरपरस्ती भी कतार ने की, इसकी स्पॉन्सरशिप? बिल्कुल बिल्कुल ग्रिगोरी स्टैंटन की जो रिपोर्ट थी कि मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया, सबसे पहले अल जजीरा ने इसको पब्लिश किया था। और यही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी आप प्रोपेगेंडा वॉरफेयर देख लीजिए, ये कतर हम्म। से ही शुरू होती है और कतर से ही चलती है। इसमें ये लोग धर्म का, इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि इमोशंस को स्ट्रोक किया जाए, और फिर हम्म। इसके थ्रू जो है ये इंडियन इकोनॉमी को टारगेट किया जाए, स्पेशली अदानी वगैरह जो है, जो बिजनेस हेड्स हैं, बड़े बड़े जो लीड्स हैं इंडिया के, इनको टारगेट किया जाए ताकि जो है इनका इन्फ्लुएंस ऐसी जगहों पर कम हो, फिर ऑब्वियसली खतर का इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ेगा। तो ये भी हम्म। एक एंगल है इसमें। अगर एंगल यही है तो फिर मासूम जो मुलाजिम हैं उनके साथ ज्यादतियां क्यों? क्योंकि हमने कई बार सुना है कि इंडिया से जो मुलाजिम वहां काम करने जाते हैं उनके साथ बहुत ज्यादतियां होती है, जैसे कि जबरदस्ती उनके पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं, फिर उनसे मजीद काम कराया जाता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम कराया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, फिर अगर वो नहीं मानते जबरदस्ती उन्हें जेलों में भर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ तक कि भारत से कई जो लेबरर्स गए थे वहां पर फीफा स्टेडियम बनाने के लिए, तो खतरनाक काम करते करते जिनकी मौतें हुई हजारों की तादाद में, उनकी फैमिलीज को अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो क्या बिल्कुल। कतर के लिए भारतीय लाइफ इतनी सस्ती है? देखिए याना जी, मसला ऐसा है कि इनके नज़दीक में जब नया पैसा है ना, तो इनके नज़दीक में भारतीय लोग जो है, ये छोटे छोटे काले काले लोग, इनकी कोई औकात नहीं है इनके नज़र में। इनको हम्म। पैसों का, पेट्रोल का घमंड सर पे चढ़ा हुआ है कतर को, ठीक है। हम्म। और फिर चूंकि ये लोग वेस्टर्न एजेंसीज के एटीएम भी हैं, कैश फ्लो इन्हीं के थ्रू होता है, तो इसका भी जो है इनको घमंड है। फिर फीफा ने इन्होंने होस्ट किया था। आप दुबई चले हम्म। जाइए कभी, यूएई, हालांकि वो भी एक शेखडम है, वो भी एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में। आप बुर्ज बिल्कुल। खलीफा जाइए, ठीक है। हम्म। बुर्ज खलीफा जब आप चढ़ने के लिए जाएंगे तो हॉलवे है, हॉलवे में आप इंडिया के मजदूरों की बड़ी बड़ी फोटोज आप वहां देखेंगे, बड़ी बड़ी जिन्होंने फोटोज उसे बुर्ज खलीफा बनाया अपने जिन्होंने हाथों बनाया है से। हॉल ऑफ फेम में।
हॉल ऑफ फेम हम्म। में दुबई की एमआर प्रॉपर्टीज ने ये सब बनाया है, तो उन्होंने बकायदा जो मजदूर रहे हैं उनकी फोटोज वहां पे लगाई है हॉल ऑफ फेम में, उनकी इंडियंस इज्जत की। अफजाई की। हम्म। हिम्मत अफजाई उनकी, उनको इज्जत देना है कि भाई देखो इन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया है। एक एक तो ये कंट्री है, इसलिए आप देखिए हम्म। कि यूएई इंडिया का बहुत करीबी दोस्त है। और कतर जिसके बिल्कुल। अंदर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हम्म। वहां पर सबसे ज्यादा हैं, लोगों के पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं, यही नहीं बल्कि अनपेड वेजेस के कितने किस्से और आपको सुनने को मिलेंगे वहां पे। और कई ऐसे मजदूर हैं जो काम करते करते वक्त इंजरीज हो जाती है, कोई उनका पुरसाने हल नहीं होता, अनएक्सप्लेन हम्म। डेथ्स वहां पे होती हैं, कई लोग मर जाते हैं पता ही नहीं होता, फैमिली को भी पता नहीं होता, और कई महीनों तक हॉस्पिटल में और मॉर्चरी में जो है उनकी बॉडीज पड़ी रहती हैं। सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वहां पर है। देखिए ये है चीज, और ये लोग तो करते क्या हैं इस ह्यूमन तरह से। राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, या उनके ह्यूमन लिए भी राइट्स भारतीय जिंदगी जो है वो इतनी सस्ती है? उनको दिखाई दे रहा है। देखिए जब फीफा का मसला चल रहा था उस टाइम पे बहुत बड़ा इशू हुआ था कतर के अगेंस्ट में। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ तक किया था कि फीफा के स्टेडियम बनाने के लिए जो वहाँ पर जो भारतीय मजदूर रहते थे कंपाउंड्स में या फिर हाउसिंग वो जो होती थी उनकी, उसको हम्म। जबरदस्ती उन्होंने खाली करवाया, सामान उनका रोड पे फेंकवाने लगाया। तो ये सब उन्होंने किया, ह्यूमन राइट्स ने भी हल्ला गुल्ला किया उस टाइम पर, रिपोर्ट्स भी आई हैं। मगर देखिए पैसा बोलता है, हम्म। ठीक है। पैसा, ये मत समझिए कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास भी पैसा है। मगर हम्म। ये अलग बात है कि इंडिया की नीयतें ऐसी नहीं है, भारत की हम्म। नीयत ऐसी नहीं है कि पैसे को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसा लगाया जाए। पैसा लेकिन तो कतर से ज्यादा है भारतवासी इंडिया जो के पास। है, जहाँ एक बात तो सच्ची माननी पड़ेगी कि भारतवासी जो है एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और कल को जी अगर भारतवासी जो, उनको अगर गुस्सा आ गया, आप सोचे कतार एयरवेज जो $20 बिलियन का इजाफा करता है कतार की इकोनॉमी में हर साल, उसमें मैक्सिमम जो पैसेंजर्स हैं वो भारतीय हैं। अगर भारतीयों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम इसको बॉयकॉट करेंगे, बैन करेंगे, हम कतार एयरवेज पे चढ़ेंगे ही नहीं, आप सोच सकते हैं आर्थिक स्थिति कतार की कितनी गिर सकती है। दूसरी चीज, कतार में सबसे बड़ी तादाद में जो लेबर वर्कफोर्स है वो इंडिया से है, चौबीस जी प्रतिशत राइट। अगर इंडियंस ने गुस्सा होकर इस्तीफे देने शुरू कर दिए या वहां के जॉब्स लेने से इनकार कर दिया, वहां की इकोनॉमी तो एक झटके में गिर सकती है। तो ये जो घमंड है, ये बात सच है कि इनको ये भी पता है कि कुछ 600 साल का तेल इनके पास अभी भी मौजूद है। तेल इनका इतने जल्दी खत्म होने वाला है नहीं, लेकिन इनको ये भी याद रखना चाहिए कि इनकी अपनी जो पॉपुलेशन है कतारी लोकल्स की, वो सिर्फ 13% है। ज्यादातर तो वहां पर एक्सपैट्स ही रहते हैं। तो जाहिर बात है कि एक्सपैट्स को इज्जत देना ये इनका परम कर्तव्य है, जो ये निभा नहीं रहे हैं। चाहे नुपुर शर्मा की केस में मुदाखलत की बात करें, जिसकी वजह से इंडिया में जो आपने देखा कि कतार ने कितनी आग लगाई, या चाहे हम जाकिर नायक की बात करें जिस पर इंडिया में हम्म। पाबंदी है, तो उसकी सरपरस्ती कतार बहुत ज्यादा करता है। तो ये कोई सीक्रेट एजेंडा है क्या कि हिंदू फोबिया इंडिया में बढ़ाया जाए और इंडिया अंदर से ही इम्प्लोड हो जाए, अंदर से ही एक इम्प्लोसिव सिचुएशन हो जाए और यहाँ माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज के बीच में हमेशा लड़ाइयां होती रहे? तो कतार को इससे क्या फायदा होता है? देखिए एक चीज यहाँ पे है, वो ये है कि इंडिया चूंकि ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है, ग्लोबल हम्म। साउथ को लीड कर रहा है इंडिया, और बहुत सारे फोरम्स में इंडिया को इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ हम्म। पर ऐसा है कि जैसे मोदी साहब ने एक बार कहा था कि ग्लोबल साउथ में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने में ग्लोबल नॉर्थ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, स्पेशली द हम्म। वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये लोग जो है, जो हमारे पास फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया में, जैसे जात पात है या फिर धर्म है, मजहब है, सेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन यस। फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और एक्सप्लॉइट करने वाले वेस्ट होते हैं, और ये लोग जी। इस्तेमाल करते हैं कतर को। अब ये सिर्फ हिंदू फोबिया ही नहीं है, बल्कि अभी तो इनका डायरेक्शन ऑफ अटैक्स जो है वो इंडिया हो चुका है। मगर इससे हम्म। पहले इन्होंने अरब कंट्रीज को बर्बाद किया, लीबिया को इन्होंने पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया, जी। सीरिया को इन्होंने बर्बाद किया। इन्होंने, आप देखिए बहरेन को तो बिल्कुल खत्म करने वाले थे, वो तो बच गया बहरेन। इस तरह से इन्होंने कई कंट्रीज, इजिप्ट को इन्होंने बर्बाद कर दिया। यानी कि इंडिया तो अभी इनके टारगेट में आया है, एजेंडे में इससे आया। पहले, हाँ 10 साल पहले इन्होंने इन सारे कंट्रीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज देखिए सीरिया की हालत क्या है, आज तक नहीं उठ पाए वो लोग। अब इनके पूरे एजेंडे और पूरे अटैक्स इंडिया की तरफ आ चुके हैं। डायरेक्टेड है। मैं हमेशा से हम्म। यही कहता हूं कि 10 साल पहले जो अरब मिडिल ईस्ट ने झेला है कतर और अल जजीरा को, आज इंडिया उसको झेलना शुरू कर दिया है।
और अगर इंडिया इसके अंदर विक्टोरियस निकलता है, और मुझे उम्मीद है निकलेगा, ठीक है, तो इससे क्लियर कट ये बात साबित हो जाएगी कि कतर का एजेंडा मिडिल ईस्ट पे तो चल पाया मगर इंडिया में नहीं चल पाया। मगर आपको अफसोस के साथ कैसे कहना लगता है कि पड़ता है, इंडिया आपको कैसे लगता है कि इंडिया इस एजेंडे से निकल पाएगा? देखिए मुझे जो लगता है कि इंडिया की जो आबादी है या इंडिया का जो कल्चर है और इंडिया के अंदर जो एक कोहेसिवनेस है, तो हम्म। ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं जिसको इस्तेमाल करके इंडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इंडिया इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी उठ के ठहरा है और आगे बढ़ रहा है, और फिर इंडिया की जो ट्रेन है वो निकल चुकी है, अब वो रुकने वाली नहीं है। तो हम्म। ऑब्वियसली ये, चूंकि जो है इनके अटैक्स तो कंटिन्यूस हैं, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सऊदी का भी मैं बताता हूँ, सऊदी को भी उन्होंने बहुत कोशिश की एमबीएस को डिस्क्रेडिट करने के लिए, एमबीएस के खिलाफ र्यूमर हम्म। मॉन्गरिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई। मगर देखिए आज की दुनिया में वही इंसान जो है यानी कि जो स्ट्रगल करता है और जिस चैलेंजेस को फेस करता है वही इंसान ठहर सकता है, और जो ठहर गया तो ठहर गया। अब बिल्कुल। जो है आपको जो है उसकी इज्जत आपको करनी पड़ेगी, और इंडिया अब उस पोजीशन में है। हम्म। डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकता है इंडिया कतार के खिलाफ, आपको लगता है? या कतार के ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दुनिया, और नहीं प्रेशर के देखिए, मतलब वो डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया बना पाएगा या नहीं ऑयल की वजह से? मैं एक बात बताता हूँ आपको यहाँ पे कि इंडिया के मिजाज के अंदर ये नहीं है, इंडियंस के मिजाज में ये नहीं है कि वो लोग ब्लैकमेलिंग करना, डिप्लोमेटिक प्रेशर करना। क्या आप क्या इंडिया वो नहीं कर सकता जो इसराइल ने किया कतर के साथ, या फिर जो दूसरी एजेंसियां करती हैं कतर के साथ? इंडिया भी कर सकता है वो, मगर इंडिया नहीं करता है। क्योंकि हम्म। इंडिया की जब फॉरेन पॉलिसी की जब बात आती है तो बिल्कुल वो टू गुड हो जाते हैं, टू नाइस हो जाते हैं। ये लेकिन ये बुरी मेरा ही बात नहीं है है। बल्कि बहुत सारे लोगों का है। जी। आपको आपको लगता है ये बुरी बात है? आपको लगता है टू नाइस होना जरूरी नहीं है हर बार? जी नहीं, ये बुरी बात है, वाकई में बुरी बात है। ये टू हम्म। नाइस होना जरूरी नहीं है, हर हर बार अच्छा होना जरूरी नहीं है। आपको जहां जो टैक्टिक्स यूज करना है वो आपको यूज करना है। और कतर जो है आज इंडिया की इसी टू नाइस वाली एटीट्यूड को देखकर दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया अपने यानी अगर उतर जाए, अपने असली रूप में आ जाए और फिर बताए दुनिया को, तो फिर कतर कोई चीज नहीं है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नामालूम बंदूक बरदार अपना रूप दिखा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या कनाडा, कल कतर की भी बारी आ सकती है। खैर, अब हम एक ग्लोबल व्यू पॉइंट की बात करते हैं। अमेरिका के लिए ईरान एक प्रॉब्लम था, है। इराक एक प्रॉब्लम था, सद्दाम हुसैन एक प्रॉब्लम था, गद्दाफी प्रॉब्लम था। मगर अल जजीरा जैसी भड़काऊ न्यूज मीडिया की सरपरस्ती करने वाला, या हमास और तालिबान के सरबराहों को रेफ्यूज पनाह देने वाला कतर कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका के लिए। ये तो वेस्ट की हिपोक्रेसी है, ओपन हिपोक्रेसी हम्म। है। और एक मैं डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करूंगा आपकी ऑडियंस को भी, आप जरूर देखिएगा, डेविड डेविड रेबॉय की। और डेविड रेबॉय हम्म। से मैं रियाद में मिल चुका हूँ पिछले साल। तो इनकी एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है ब्लड मनी, ठीक है। हम्म। इसमें इन्होंने एक्सपोज किया है कतर को और वेस्ट की इस हिपोक्रेसी को। इन्होंने हम्म। बताया कि देखिए, आप किसी का कत्ल करते हैं तो आप कत्ल के हम्म। बदले में मुआवजा देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं, इसी को ब्लड मनी कहा जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का हम्म। नाम यही है। इसराइल भी जानता है कि हमास हम्म। को सपोर्ट करने वाला कतर है, मगर बिल्कुल। 2022 में कतर ने नेतन्याहू यानी कि इजरायली गवर्नमेंट के थ्रू ही सारे पैसे हमास को पहुंचाए हैं। कतर इसराइल के थ्रू पैसे गए, इसराइल की हुकूमत ने कतर से पैसे लिए और हमास को पहुंचाए हैं, ठीक है। अब ब्लड मनी में हम्म। यही उन्होंने बताने की कोशिश की कि आप हमास को एम्पावर भी करते हैं, और फिर जब बंदे मर जाते हैं तो फिर आप ब्लड मनी लेकर जो है आप उनको छोड़ भी देते हो। तो वेस्ट का आप देखिए एक एक डुअल पॉल, बेसिकली ये लोग कतर को जो है एज ए बैक चैनल प्लेटफॉर्म इन्होंने बना के रखा हुआ है। तालिबान के साथ हम्म। डिस्कशन करना है, कतर में ऑफिस है। हमास के साथ डिस्कशन हम्म। उनको अगर करना है, कतर में ऑफिस है। कतर हर में। एक्सट्रीमिस्ट को आप देखिए वो कतर में बैठा है। फीफा जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस्लामिस्ट जैसे जाकिर नायक है, इनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है कतर के टावर से, वहां पे दो टावर से मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके ऊपर प्रोजेक्ट किए गए। सिर्फ वही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे इस्लामिस्ट जिनको उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली इनवाइट किया और फिर उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया। जब इंडिया ने पूछा कि आपने जाकिर नायक को क्यों बुलाया,
तो कहने लगे कि नहीं नहीं वो तो अनऑफिशियली आए थे, ऑफिशियली नहीं आए थे। इतना बड़ा झूठ उन्होंने कहा। तो इनकी हमेशा से ये डुअल पॉलिसी रही है, एक तरफ ये इस्लामिस्ट को भी एम्पावर करते हैं, दूसरी तरफ ये वेस्टर्न जितनी एकेडमियां हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंडिंग जो होती है वो कतर की होती है। यही वजह हम्म। है कि लेफ्ट विंग और लेफ्ट कार्टेल जो है ये कतर कतर के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में ग्रांट्स जो है कतर के हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी, आप कहाँ, आप अमेरिका की अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, आपको कतर के वहाँ पे आपको ग्रांट्स मिलेंगे। आप व्हाइट हाउस चले जाइए, वहाँ की जो पब्लिक लाइब्रेरी है व्हाइट हाउस की, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद देखा है कि व्हाइट हाउस की जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वहाँ पर हर कंट्री का एक बंदा बैठा रहता है। हर कंट्री से, हम्म। इंडिया से एक है, सऊदी से एक है, दुबई से एक है, हर जगह से एक बंदा बैठा था। कतर के 22 बंदे हैं, 22। हम्म। तो इनका काम क्या होता है, वो जो इंटरनेट इंटेलिजेंस होती है इसको हम्म। गैदर करना होता है, और फिर वो जो है व्हाइट इसको हाउस अपने में फिर प्रोपेगेंडा एजेंडा में यूज करते हैं। यूज किया जाता है उस चीज को। तो हर कंट्री हम्म। से जब एक बंदा बैठा है तो वहाँ अंदाजा लगाइए व्हाइट हाउस में इन्होंने 22 बंदे बैठा रखे हैं। तो ये एक वेस्ट की हिपोक्रेसी भी है, और वेस्ट का भी ऐसा है कि किसी से अगर पैसा आता है, माल आ रहा है, तो भी चलने दो, कोई मसला नहीं है, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट को बुलाएं, चाहे वो टेररिस्ट को बुलाएं, जो चाहे करें। अगर यही काम जो है अफगानिस्तान ने किया, उन्होंने उसामा बिन लादेन को हार्बर किया, उसामा बिन लादेन को छुपा के हम्म। रखा, तो अमेरिका ने हल्ला मचाया, और वही तालिबान के ऑफिस जो है आप कतर के अंदर खोल के बैठे हुए हैं। तो ये तो क्लियर कट Absolutely. हिपोक्रेसी है वेस्ट की, और कुछ नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो हिपोक्रेसी वेस्ट और कतार ने साथ में मिलकर दुनिया को दिखाई वो एक दिन टूट जाएगा। जो घमंड कतार का सर चढ़ के है ऑयल की वजह से, वो भी एक दिन टूट जाएगा। और इंडिया के ऊपर जो उसने हमले किए हैं वो एक दिन रुक जाएंगे। कतर को ये चीज समझने की जरूरत होगी कि इंडिया के साथ अगर वो मिल के चले तो साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट रीजन में सिर्फ बहाली हो सकती है और खुशहाली हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे शो पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जहाक आपका वक्त निकालने के लिए। थैंक यू।